नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनबुलपुरा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता आईजी नीलेश भरड़े ने मामले की पुष्टि की। कहा कि अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनबुलपुरा में 8 फरवरी को हिंसा हुई थी, जिसके 78 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करने के बाद 79 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही वो अब्दुल मलिक को अदालत में पेश करेंगे। अब्दुल मलिक जो है जिस पे 82-83 कार्रवाई और हुई है और पुलिस काफ़ी ज़ोरों से उसको तलाश रही थी। आज पुलिस ने जो है नैनीताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के बनबुलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक घटना के 16वें दिन गिरफ्तार हो चुका है। इसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकील ने किया। अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अब्दुल मलिक घटना के दिन यहां नहीं थे। इस याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता इसमें लिखा है जो कि दिल्ली का था। बताया जा रहा है कि इसी एप्लीकेशन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उसी पते पर पहुंची और यहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा एंटीसिपेटरी जो फाइल हुआ है उसमें हमने उनका जो प्रेजेंट एड्रेस था जो दिल्ली का था वो हमने मेंशन किया था। तो हमें पता लग रहा है हमारे सूत्रों से कि अब उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसीलिए अब हम फर्दर जो उसमें जो कानूनी रास्ते हैं हम वो तलाश रहे हैं और जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई करेंगे। मैटर है 8 फरवरी का। उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है ही नहीं। वो घटना से करीबन 2 या 3 दिन पहले से घटना से बाहर हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ दिखाया गया कि वो घटना में यहीं थे। तो उसी के अगेंस्ट में कि वो है ही नहीं, तो आपने किस तरह से उनको मेन एक्यूज बनाए और प्लस आप गिरफ्तारी का हमें डाउट है कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उस बेस पर हमने जो है यहाँ एंटीसिपेटरी मूव करी थी। बनबुलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। घटना वाले दिन हल्द्वानी में नहीं था अब्दुल मलिक, ये कहना है अब्दुल मलिक के वकील का। अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट में दाखिल की गई। आपको बता दें कि बनबुलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अजय, आखिरकार हल्द्वानी पुलिस को ये सफलता मिल गई क्योंकि हल्द्वानी घटना के 16वें दिन तक अब्दुल मलिक गिरफ्तार था। बिल्कुल, देखिए जो हल्द्वानी का जो कांड हुआ था बहुत बड़ा कांड हुआ था, क्योंकि उसी के बाद जैसे कार्रवाई की गई और जो मदरसा था 3 एकड़ के अंदर वो अवैध रूप से बनाया गया था। वहां पर कॉलोनियां भी काटी गई थी 50 रुपए सरकारी स्टैंप के नाम पर। तो लेकिन जो मास्टरमाइंड था उसी दिन से वो फरार था। लेकिन जैसा जानकारी मिली कि जो कई दिन से फरार थे, लेकिन जब यहाँ पर दिल्ली में आज दबिश दी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस काफी एक्टिव थी और उत्तराखंड जो सीएम पुष्कर धामी है इस पर एक्शन लेने में तैयार थे। उन्होंने कहा था किसी भी तरह से जो दोषी है, जो भू माफिया जो अब्दुल मलिक थे वो कहाँ है, इसकी जांच की जाए। लगातार कई टीमें इसके प्रचार में थी और लगातार कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां भी इसे जांच कर रही थी कि जिस तरह हल्द्वानी में घटना हुई, क्योंकि उसके अंदर पूरा प्लानिंग किया गया था। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई लोगों की उसमें मौत भी हुई, लेकिन लगातार राजनीति भी होती रही। उसमें कई सवाल भी सामने आए थे कि उन्होंने इस तरह से नहीं किया, लेकिन भूमारी जो सामने आया तो मास्टरमाइंड उनके बेटे भी उसमें मौजूद थे। लेकिन लगातार जो फरार चल रहे थे, लेकिन दिल्ली से जो आज गिरफ्तार किया गया है, अब उसके साथ साथ कई और अन्य लोग भी पूछते हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन जो मास्टरमाइंड जो मौत हुई है, जो लोग घायल हुए थे, उसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो सरकारी संपत्ति को बेचना वैध है और कई
राज्यों के ऊपर बेच के वहां जमीन नहीं खरीदी जा सकती। तो देखिए कई सवाल खड़े होते हैं इसमें। तो यही सवाल है कि जिस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया है, अब आगे की जो रणनीति जो और लोग दोषी हैं उसमें कई और लोग दोष हैं जिन लोगों ने 50 रुपए के सरकारी स्टैंप पर पावर अटॉर्नी बनाकर दी हो या रजिस्ट्री बनाकर दी हो, जो वकील उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उनके रजिस्ट्रार इन्वॉल्व हुआ है, वो आखिर क्यों संपत्ति बेच रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड का जो कानून है, सिस्टम है, वो अलग है, देवभूमि का सिस्टम अलग देखा गया है। तो कोई भी व्यक्ति इस सरकारी संपत्ति नहीं बेच सकता है क्योंकि वन विभाग में आता है। लेकिन जो भूमाफिया अब्दुल मलिक थे वो लगातार उस जमीन को बेच रहे थे। हल्द्वानी में नहीं, कहीं ऐसी और भी संपत्ति है जिससे वो बेच रहे थे। अब देखना होगा अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया है, इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसकी अब जांच की जाएगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा ना, जो भी दोषी होगा वो नहीं छोड़ा जाएगा। अमित, मेरा सवाल आपसे ये है कि हल्द्वानी घटना को हुए लगभग 16 दिन हो गया और इसके बाद अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बीच ये कहाँ था, कैसे पुलिस को ये सूचना लगी कि ये अब्दुल मलिक यहाँ दिल्ली में आकर के बैठा हुआ है? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस प्रकार से अगर कहा जाए तो बनोपुरा जो कांड था उसको हुआ 16 दिन हो चुके हैं और क्योंकि लगातार इंडिया वॉइस लगातार शुरू से ही इस खबर पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए था और हर अपडेट हमारी तरफ से लगातार दी जा रही थी। और पहले भी हमारी तरफ से ही कहा गया था कि अब्दुल मलिक जो है दिल्ली में छुपा हो सकता है और उसको ये कहीं ना कहीं ये खबर की पुष्टि भी हो चुकी है क्योंकि दिल्ली से ही उसको गिरफ्तार किया है। और एक पटकथा कहा जा सकता है कि पूरी इसमें लिखी गई थी जिस तरीके से, क्योंकि इतने दिन उसका गायब रहना, उसके बाद आज क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पहले उनके वकीलों का सामने आना पत्रकारों के और उनको बताना कि यहाँ पर अग्रिम याचिका उनकी तरफ से दी गई थी सेशन कोर्ट में और अब उनको खबर मिल रही कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक सवाल ये खड़ा होता है कि वकील जो इस केस में जो वकील थे वो अब मीडिया के सामने आए, ये पहले भी आ सकते थे, पहले भी अपनी बात रख सकते थे, लेकिन जिस तरीके से पटकथा कहा जाता था कि लिखी गई थी क्योंकि मास्टरमाइंड इसमें जब से अब्दुल मलिक को बनाया गया तो तमाम परतें खुल रही हैं एक के बाद एक। और जो सरकारी जमीन का क्योंकि पहले खुर्द-बुर्द करके बेचा जाना 2010 से मामला लगातार चलते हुए आ रहा है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, सुयोजित तरीके से प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर घरों में पत्थर पाए गए, छतों में पेट्रोल बम बनाए गए, तो एक तरीके से कहा कि प्लानिंग करके कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया गया था। और क्योंकि अब्दुल मलिक का इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, ये पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा है, तमाम तरीके से उनपे यहाँ पर जो है कई धाराएं भी लगाई जा चुकी हैं और उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए उनको भी उनके खिलाफ भी यहाँ पर कई आरोप तय किए गए हैं, उनके बेटे के खिलाफ भी आरोप तय किए गए। हालांकि बेटे की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका कि दिल्ली से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनको देर रात में हल्द्वानी लाया जा सकता है। जो अग्रिम याचिका की सुनवाई थी कोर्ट की तरफ से 27 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन क्योंकि सेशन कोर्ट से मुश्किल से ही यहाँ पर उस पर सुनवाई होगी कि मामला हाईकोर्ट जाना है तो मामला जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि उनको कस्टडी में लेकर के तमाम सवालों के जवाब जो पुलिस ढूंढ रही है वो उनको मिल सके और उसको लेकर के आज रात हल्द्वानी पहुंचने की जो यहाँ पर सूत्रों से खबरें मिल रही है। उसके बाद इसमें कई तरीके से यहाँ पर इस मामले को लेकर के पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि कई साक्ष्य इससे मिल चुके हैं 16 दिन की कार्रवाई में पुलिस के द्वारा 81 अभी तक जो है इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक पूरी तरीके से कहा जाए कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और अब्दुल मलिक की तरफ से यहाँ पर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी गई थी अग्रिम जमानत को लेकर के, उस पर भी कोर्ट का फैसला आना है और अब आकर के इसमें अब पुलिस जो है देर रात को उनको हल्द्वानी ला सकती है, ये फिलहाल अभी तक जानकारी मिल पा रही है इसमें। ठीक है अजय और अमित, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जहां सबसे पहले भेल के संत रविदास मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने संत रविदास महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वे अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी राज राजेश्वराश्रम से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे। सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज
बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ, लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही जो है हम सबको बताया कि यह दिन आज ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहें। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय को ध्येय मानकर, अंत्योदय के भाव को अपनाकर निरंतरता से काम हो रहे हैं और समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंचती थी, शासन नहीं पहुंचता था, प्रशासन नहीं पहुंचता था, जहां तक सहायता ही नहीं पहुंचती थी, उन तक सहायता पहुंचाने का काम देश के अंदर एक नया, जिसको बोलते हैं कार्य संस्कृति, एक वर्क कल्चर लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को खुले शौच से मुक्ति मिली है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को धुएं से भी छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ गरीबों को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना चली है। पूरे देश दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। देश आजादी के बाद इतने सालों तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गारंटी होनी चाहिए, कोई सुरक्षा का कवर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए तक की गारंटी का कवर देने का काम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो रहा है। हर घर नल से जल के अभियान के तहत शुद्ध जल दिए जाने का प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी उत्तराखंड से निकली है और उत्तराखंड के लोगों ने इस पर हमें अपना समर्थन मत दिया था। सबसे बात करने के लिए बाद हम ये लाए हैं। हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। संविधान में समानता के अधिकार की व्यवस्था है, इसलिए यह देश में कहीं भी लागू हो सकता है।
देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है। नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, उसी समय इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए देश में कहीं भी हो सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। सरकार ने जहां एक तरफ इस कानून का ड्राफ्ट सदन में पास करवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी नियमावली बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसने समिति ने 3 उप समितियों का गठन कर इस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा जा चुका है। सरकार की तरफ से यूसीसी की नियमावली के लिए एक सर्व समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। समिति की देहरादून में पहली बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्यों की तरफ से नियमावली को लेकर मंथन किया गया और 3 उप समितियों का गठन यहाँ पर किया गया। पहली समिति विवाह संबंधी आदि पे काम करेगी, उससे जुड़े हुए विषयों पर मंथन करेगी और उसके आधार पर नियम बनाए जाएंगे। दूसरी समिति लिविंग रिलेशन को लेकर बातचीत करेगी, जनता के बीच में किस प्रकार से इसे सही रूप से लाया जा सकता है, उन सब चीजों पर बातचीत होगी। तीसरी, परिवार की वसीयत को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि आमतौर पर यूसीसी इन्हीं सब कानूनों के आधार पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में इस नियमावली के तहत जो कानून यहाँ बनेगा, उसके किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार होगा, जनता के बीच में कैसे उसे लाया जाएगा, उसका सरलीकरण कैसे होगा, उन सब चीजों को लेकर समिति काम करेगी। और उम्मीद यह की जा रही है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जनता के बीच में इस कानून की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कोशिश यही है सरकार की कि यूसीसी कानून जनता के बीच में आए और जनता उसे सहज स्वीकार करे, यानी जनता को बोझ ना लगे, बल्कि जनता उसे अपने कर्तव्य के रूप में शामिल करे। कैमरामैन हसनैन साहब, अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोद आनंदगिरी महाराज ने देवभूमि के आध्यात्मिक स्वरूप बिगड़ने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि लगातार देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने में नेताओं की उदासीनता ही कारण है। महामंडलेश्वर ने प्रेस का वार्ता के दौरान अपनी ये बातें कही। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुए पुलिस पर हमले को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। साथ ही इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में किसी संत को उम्मीदवार बनाने की भी मांग की। उत्तराखंड देवभूमि, लेकिन देवभूमि को नरक भूमि बनाने में अब देर नहीं है, कश्मीर बनने में देर नहीं है। और ये संकेत हल्द्वानी में दंगा हो करके ये जिहादियों ने बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई जितनी कड़ी होनी चाहिए उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हम वास्तव में योगी जैसी कार्रवाई चाहते हैं कि दंगाई दोबारा दंगा करने का सोच भी ना सके, देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की उसके दिमाग में भी ना आए, ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए। और अब तक इतने के बावजूद भी उनको कोई सबक नहीं हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि हैदराबाद से एक जिहादी आता है और लाखों रुपए बांट के जाता है सरेआम। कहाँ हमारी इंटेलिजेंस गई, कहाँ पुलिस गई, कहाँ नेता गए, कहाँ प्रशासन गए। 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट सत्र को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आज बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई है। सत्र में अभी तक विधायकों के 300 सवाल आ चुके हैं। आपको बता दें कि 90,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार सरकार पेश कर सकती है। बैठक हो रही है
प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को दिक्कत ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी कर पानी पिछले वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्थित रहें, सत्र चलाएं, उसकी आगे। खबर सितारगंज से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये मानदेय दिया जाए, साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। यही है कि आप लोगों को बताइए, पहले भी हम लोग बैठे थे तो जो हमारी मांगों को लेकर पहले वो करा था कि हाँ हम आपकी तनख्वाह हो गई, इसको लेके अभी तक हमारा पूरा नहीं करा गया। अब भी बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा 21,000 रुपये का मानदेय हो जाना चाहिए। जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से हमें मानदेय कुछ नहीं मिलता है। हमें जो हमारी मेहनत का कम है वो तो हमें मिलना चाहिए। 21,000 रुपये का हमारा मानदेय हमें मिलना चाहिए, सरकारी घोषित करना चाहिए। और हमारी जो अगर पेंशन रिटायर होने के बाद हमारी पेंशन वगैरह का कुछ कम से कम कुछ बीमा या कुछ तो होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं, सरकार को भी होना चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम भी अपना घर बार छोड़ के और काम कर रहे हैं, दिन रात हमसे काम किया जाए, जितना हमें काम किया जा रहा है हमसे उतना हमारा कुछ नहीं है, कोई मेहनताना नहीं है। अगर हमारी मांगों को लेकर पूरा नहीं करा गया, नहीं सुनी हमारी, तो हम यहाँ से लेके आंदोलन करेंगे, देहरादून से लेके दिल्ली तक जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से एकता विहार स्थित धरना स्थल में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आक्रोशित कोरोना कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की यमुना कॉलोनी स्थित आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर्मियों को यमुना कॉलोनी के गेट पर रोक दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोविड काल में जिन लोगों ने इस प्रदेश की में सेवा की और विपरीत काल में सेवा की और संकट काल में सेवा की, उन कर्मचारियों के साथ सरकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि अगर उनको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट देते। हर जगह पे इन्होंने संविदा में कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्सिंग से रखे हैं, वो लोग भी आउटसोर्सिंग से रखे गए थे, तो उनको बाहर करना बहुत ही गलत काम है। और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनके दुख दर्द में उनके साथ है और सरकार से ये विनम्र अनुरोध करती है और मांग करती है कि जिन कर्मचारी ने संकट के वक्त में हमारा साथ दिया, प्रदेश की जनता की सेवा की है, मरीजों की बहुत ही तन्मयता से उन्होंने सेवा की है, ऐसे कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और कहीं न कहीं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।